नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्शन में। तो दोस्तों, जैसे कि प्राचीन भारत के इतिहास की एक सीरीज़ चल रही है, तो उसमें जो है आज का चैप्टर है हमारे सिक्के। किस प्रकार से जो है सिक्कों का योगदान है प्राचीन भारत के इतिहास में, और प्राचीन भारत का इतिहास का सिक्कों से क्या संबंध है, इस बारे में देखेंगे हम। तो दोस्तों, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने शिलालेख देखा, आज जो है सिक्कों के बारे में जानेंगे। और इसके बाद जो आने वाली वीडियो है उसमें जो है हम वेदों के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं दोस्तों आज के टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों, सिक्कों के अध्ययन को हम मुद्रा शास्त्र कहते हैं। और सिक्के जो है, देखिए दोस्तों, कि हमारे जो है करेंसी या जो हम सामान लेते हैं, तो हम जो है सिक्के देते हैं। आज पहले के टाइम पे तो सिक्के होते थे, लेकिन आज के टाइम पे जो है उसका स्थान रुपए ने ले लिया। वो जो है आदान प्रदान करने की एक एक कड़ी थी, जिसे जो है मुद्रा कहा जाता था। आज की डेट में देखेंगे दोस्तों, जैसे भारत का जो है आज की डेट पे करेंसी रुपया है। वहीं जो है आप यूरोप के देशों में जाएंगे तो वहाँ पे जो है यूरो चलती है। वहीं जो है आप अमेरिका में चले जाएंगे, वहाँ पे जो है उनकी करेंसी डॉलर है। तो वहीं पे जो है डॉलर डॉलर से जो भी हम सामान लेंगे, या अगर कोई हम जो है किसी को सामान देंगे या किसी से लेंगे, तो हम जो है डॉलर ही लेंगे अमेरिका में। या भारत में आएंगे आप, तो भारत में जो है रुपये का ही जो है, रुपये से ही हम सामान ले सकते हैं, रुपये से कोई चीज़ खरीद सकते हैं, या रुपये से कोई चीज़ ले सकते हैं। तो दोस्तों, प्राचीन समय में क्या था कि प्राचीन समय में जो है सिक्कों का प्रचलन था। तो सिक्कों का प्रचलन था, तो दोस्तों उसमें जो है कई प्रकार के जो है सिक्के सिक्के जारी किए गए। उसमें जो है सोने के सिक्के जारी किए गए, सोने के, चांदी के, तांबे के, जीतल आदि प्रकार के सिक्के जारी किए गए। और जैसे सातवाहन शासकों ने जो है शीशे के सिक्के भी जारी किए गए थे। अब दोस्तों चलते हैं आगे। प्राचीन भारत के सिक्के अनेक स्थान से प्राप्त हुए हैं। अभी भी दोस्तों, आप कहीं भी कोई भी स्थान आप जो है खोदेंगे, हो सकता है कि आप 100 में से 10% जो है सिक्के मिलने के ज़्यादा ज़्यादा प्रयास हो सकते हैं उसमें। तो अब प्राचीन समय में आप जैसे उत्तराखंड में आएंगे, तो उत्तराखंड में क्या था कि जैसे यहाँ के जो जो यहाँ पे शासक थे, तो उनका और नेपाल के जो शासक थे, उनके बीच में जो है परस्पर लड़ाइयाँ होती रहती थी। तो वहाँ पे जो है जनता को बड़ी परेशानी होती थी। तो उनको जो है अपने घर बार त्याग के वो कहीं दूर चले जाते थे। तो उस बीच में क्या करते थे वो, कि जो है सोने जो अपने सिक्के होते थे, या अपने सोने चांदी के जेवरात होते थे, उनको जो है किसी घड़े में या किसी चीज़ में बांध के वो जो है मिट्टी के नीचे दफना देते थे। और जब युद्ध टल जाता था, उसके बाद जो है जंगलों से या कहीं दूसरे स्थान से जो है उस स्थान पे आ जाते थे। तो कई सारे लोगों की जो है मृत्यु हो जाती थी। इस वजह से जो है वो सिक्के या उनके जो भी सामान है, सोना चांदी आदि जो है, वो भी उसी स्थान पे रहते थे। तो उन्हीं वही चीज़ें जो है आज की डेट में हमें मिलती है। तो वो घटना उत्तराखंड से ना होके पूरे देश में ही ऐसी व्यवस्था है कि मुस्लिम आक्रमण हुए, तो लोगों ने जो है मिट्टी के नीचे उनको जो है अपने सामानों को दफना दिया। या उससे पहले जो है विदेशी आक्रमण हुए भारत में, तो उस समय भी यही परंपरा लागू हुई। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद जो देखते हैं कि गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए। देखिए दोस्तों, जो गुप्त काल था, भारत में गुप्त टाइम पीरियड था, उसमें जो है सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए। जो गुप्त काल था उसमें जो है सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। और उसने जो है सोने के साथ साथ चांदी के जो सिक्के थे उसको जो है रुपया कहा जाता था। और दूसरा जो देखेंगे दोस्तों, कि जो सोने के सिक्के थे, कभी ये क्वेश्चन बन जाता है कि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किन शासकों ने जारी किए थे। तो उसमें जो है कुषाण शासकों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए गए थे। प्राचीन भारतीय सिक्कों को आज सिक्के कहते थे। पूर्वी उत्तर प्रदेश और मगध क्षेत्रों से अधिकतर
आहत सिक्के जारी प्राप्त हुए हैं। ये जो पॉइंट है दोस्तों कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश दोस्तों हम मान के चलेंगे कि गोरखपुर साइड वाला ज़िला, ये जो क्षेत्र है, और मगध क्षेत्र मान के चलेंगे दोस्तों कि जो आधा बिहार राज्य है वो जो है मगध क्षेत्र के अंतर्गत आता था। तो उसकी राजधानी जैसे पाटलिपुत्र आज की पटना है, तो उस जो है उस क्षेत्र में सर्वाधिक आज सिक्के प्राप्त हुए हैं। क्योंकि देखिए प्राचीन समय में मगध जो है एक शक्तिशाली साम्राज्य था। आज के समय में जैसे दिल्ली एक भारत का राजधानी है, उसी प्रकार से जो है मगध भी जो है एक शक्तिशाली साम्राज्य था। और जैसे हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में देखेंगे तो कि उसमें क्या होता था कि जो दिल्ली का शासक था उसी को जो है पूरे भारत का शासक माना जाता था। और उसी प्रकार से जो है जो मगध का शासक होता था प्राचीन समय में, वही जो है पूरे पूरे देश का जो है शासक माना जाता था। तो सर्वाधिक सिक्के जो है वो उसी क्षेत्र से प्राप्त होने की संभावना सर्वाधिक होती है। इसके बाद का जो पॉइंट है दोस्तों वो देखेंगे कि यवन शासकों ने ही सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखना शुरू कराया था। देखिए दोस्तों कि यवन शासकों से पहले क्या होता था कि सिक्कों पे जो है लेख नहीं लिखाया जाता था, उन्हें उस बारे में जानकारी भी नहीं थी। तो इससे पहले के जो सिक्के हुए, इनसे पहले जो है यवन शासकों से पहले मौर्य शासकों ने जो है शासन किया, तो उनके भी जो है बहुत कम सिक्कों पे जो है जो भी मिले हैं अधिकतर उनमें जो है लेख नहीं लिखा गया है। उसके बाद के जो सिक्के हैं दोस्तों उस पे जो है लेख लिखना या चित्र बनाना, ये आदि चीज़ें जो है सिक्कों पे लिखे गए थे। अब दोस्तों जो दूसरा पॉइंट है वो है पुडुचेरी के अरिकमेडु के पास से रोमन सिक्के मिले हैं। जो रोमन साम्राज्य था उसके सिक्के जो है अरिकमेडु से मिले हैं। इसके बाद का जो पॉइंट है दोस्तों वो समुद्रगुप्त द्वारा जारी किए गए सिक्के में जो है उसकी वीणा बजाती हुई मुद्रा अंकित की गई है। देखिए दोस्तों कि जो समुद्रगुप्त था, जिसे जो है भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, तो उसको जो है वीणा बजाते हुए अंकित किया गया है। तो जब लेख लिखाना जो है शुरू किया यवन शासकों ने, उसके बाद की परंपरा है गुप्त काल में, तो हमें जो है समुद्रगुप्त के बारे में ये जानकारी मिलती है। उसी के बाद हमें पता लगता है कि ये जो है ये संगीत का प्रेमी था समुद्रगुप्त, उसके सिक्कों के द्वारा। इसके बाद का जो इसके बाद का जो पॉइंट है दोस्तों वो है सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के कुषाण काल ने जारी किए थे। देखिए दोस्तों जो मैंने ऊपर भी बताया था आपको कि देखिए सोने के सिक्के सर्वाधिक जो है जारी किए थे गुप्त शासकों ने, लेकिन सर्वाधिक शुद्ध शुद्ध मात्रा में जैसे देखिए दोस्तों आज की डेट में क्या है 24 कैरेट, 23 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट, तो सर्वाधिक शुद्ध जो है 24 कैरेट माना जाता है। उसी प्रकार से जो है सर्वाधिक शुद्ध कुषाण शासकों ने जारी किए थे। अब दोस्तों जो दूसरा पॉइंट है वह सर्वाधिक सिक्के उत्तर मौर्य काल में जारी हुए थे। देखिए दोस्तों कि इसमें जो है कभी क्वेश्चन बन जाता है आपका कि सर्वाधिक सिक्के किन शासकों ने जारी किए थे, तो वो ऑप्शन दे देगा आपको मौर्य शासक, गुप्त शासक और कुषाण शासक। तो आप दोस्तों जो है थोड़ा सा ध्यान रखिए कि उसने पूछा है कि सर्वाधिक सिक्के किन शासकों ने जारी किए थे, वो मौर्य शासकों ने जारी किए थे। अगर वहाँ पे मौर्य ना हो के उत्तर मौर्य है तो उत्तर मौर्य पे आप टिक करेंगे, क्योंकि हमने जैसे पढ़ा है कि शुद्ध स्वर्ण सिक्के कुषाण शासकों ने जारी किए थे और सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किए थे। तो इतना सा थोड़ा सा फर्क है इसमें। इसके बाद का जो पॉइंट है दोस्तों वो है सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। देखिए दोस्तों सातवाहनों ने जो है शीशे के सिक्के जारी किए थे। और अगर मध्यकाल में आएंगे आप, मध्यकाल में तो भारत में मुसलमानों का आक्रमण हुआ, तो उसके बाद जो है गुलाम वंश की स्थापना हुई। गुलाम वंश में जो है उन्होंने अपने जो सिक्के थे अरब देशों में, वो सिक्के जो है भारत में लागू किए। इसके बाद उन्होंने भी तांबे, जीतल आदि के सिक्के का प्रयोग किया।
अब दोस्तों जो है अगला टॉपिक है हमारा साहित्य स्रोत। तो दोस्तों धर्म ग्रंथ को ही साहित्य स्रोत कहते हैं। अब धर्म ग्रंथ या साहित्य स्रोत को हम दो भागों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला है ब्राह्मण साहित्य और दूसरा है ब्राह्मणोत्तर साहित्य। देखिए दोस्तों, इसमें जो है ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणोत्तर साहित्य में एक छोटा सा फर्क है कि ब्राह्मण साहित्य में जो है ब्राह्मणों द्वारा ही लिखा गया है जो भी साहित्य होगा, लेकिन ब्राह्मणोत्तर साहित्य में जो है वो ब्राह्मणों के द्वारा नहीं बल्कि किसी अन्य के द्वारा जो है उस उस साहित्य की रचना की गई है। अब दोस्तों पहले आएंगे हम ब्राह्मण साहित्य की तरफ। तो ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत जो है वेद आ गए, आपके वेदांग आ गए, उपनिषद आ गए, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ में ऐतरेय ब्राह्मण आदि जो है, इसी प्रकार से जो है अन्य अन्य ब्राह्मणों ने अपनी जो है रचनाएं की हुई है। आर्य पुराण, स्मृति ग्रंथ और रामायण और महाभारत आदि है। और इसके बाद जो है ब्राह्मणोत्तर साहित्य जो है जो जो अन्य व्यक्तियों द्वारा इनकी रचना की गई है, उसमें जो है बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। तो दोस्तों सबसे पहले चलेंगे हम ब्राह्मण साहित्य की तरफ। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम वेद के बारे में। तो देखिए दोस्तों, वेद जो है भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। वेद विश्व का सबसे प्राचीन साहित्य है। तो देखेंगे दोस्तों कि जैसे हमारी सभ्यता है तो वो बहुत प्राचीन है। तो इसके समकक्ष जो है हम मोसापोटामिया की सभ्यता जो है वो भी बहुत प्राचीन है, उसको देखेंगे। लेकिन मोसापोटामिया की सभ्यता जो है लिखित नहीं है, उसमें जो लिखित विवरण नहीं है, उसमें जो है अवशेष मिले हैं वहाँ से, जैसे सिंधु घाटी से अवशेष मिले हमें। तो भारत में जो है वेदों की रचना है वो वैदिक काल में है। तो वैदिक काल जो है आप 1700-1800 ईसा पूर्व से मान के चलेंगे, 10-1200 ईसा पूर्व है, 10-1100 ईसा पूर्व में है। तो इसमें जो है सबसे प्राचीन साहित्य जो है हम इसी को मान के चलेंगे, क्योंकि और तो इसके बाद के अगर कोई भी धर्म है तो इसके बाद उसकी स्थापना हुई है। तो अब देखेंगे दोस्तों कि जो वेद है उसके रचयिता वेद व्यास है। वेद जो है वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। तो दोस्तों आपने जो है ये शब्द वेद जो है वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश, ये शब्द जो है बहुत सारी जगहों पे देखा हो गया। तो मुख्य रूप से जो है अगर कभी क्वेश्चन बनता है आपका कि भारत के संसद के भारत के संसद पर कौन सा शब्द अंकित है, तो वो ये शब्द है वसुदेव कुटुंबकम। तो दोस्तों इस शब्द का जो है अर्थ क्या है? वेद बोलता है कि धरती ही जो है हमारा परिवार है। जो धरती है हमारी वही हमारा परिवार है। वो जो है किसी को अपना नहीं मानती है, वो किसी को जो है पराया नहीं मानती। वो जो है धरती में रह रहा है जो व्यक्ति, उसको जो है अपना मानती है। अब उसमें जो है आप व्यक्ति को मान के चलिए या पशु को मान के चलिए, जो भी धरती में निवास कर रहा है वो सब जो है अपना है। तो वेदों में ये कहा गया है। इसके बाद का जो पॉइंट है दोस्तों, वो है सूक्तों, सुक्तियों, प्रार्थनाओं, यज्ञ एवं तंत्र से संबंधित सूत्रों के संग्रह को वेद कहते हैं। देखिए दोस्तों कि जो भी सूत्र है, अब जो है आप यज्ञ से संबंधित है, चाहे किसी की प्रार्थना कर रहे हैं, वो जो है वेदों में उसका जो है संकलन किया गया है। संस्कृत भाषा के विद शब्द से वेद की उत्पत्ति हुई है। जो देखिए दोस्तों, जो वेद है उसकी उत्पत्ति जो है संस्कृत भाषा के वेद शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुष मानती है। और इसके बाद का जो पॉइंट है दोस्तों, वो है चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। कभी दोस्तों आपको जो है कभी ये पूछ लेगा कि वेदों को क्या कहा जाता है, तो वेदों को जो है संहिता भी कहते हैं। और इसके बाद जो है दोस्तों पॉइंट है, तो उसमें जो है सबसे प्राचीन वेद तो ऋग्वेद है, सभी को पता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। सबसे नया जो है अथर्ववेद, जिसकी रचना जो है अथर्वा ऋषि ने की है। और वेद हमारे 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद।
इसके बारे में दोस्तों हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे, वेद के बारे में, ऋग्वेद के बारे में। तो दोस्तों आज का जो है यहीं पे समापन करते हैं। और दोस्तों जो है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर कुछ जो है त्रुटि इसमें रह जाती है, अगर कोई गलती रह जाती है, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर सुझाव दें अपना। और दोस्तों वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।